हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी का डिफिनेशन, जो कि हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन आएगा साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड तो डिफिनेशन से स्टार्ट करना है। तो डिफिनेशन ये है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क एंड प्रोग्राम फ्रॉम एनी डिजिटल अटैक। मतलब डिजिटल अटैक से सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करना है, नेटवर्क्स को भी प्रोटेक्ट करना है और प्रोग्राम्स को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आगे हम लोग धीरे धीरे सब कुछ इसके बारे में सीखेंगे। पहले ये डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। हो गया, अब बेसिक्स में चले जाते हैं। ठीक है, अब अगर बेसिक्स अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये वाला अपने को याद रखना है, WATE। ठीक है, WATE, W फॉर वारफेयर, A फॉर अटैक, T फॉर टेररिज्म एंड E फॉर स्पैनेज। अगर क्वेश्चन अगर आया अपने को तो हमेशा इस तरह से ही लिखने का कोशिश किया जाएगा इसको बेसिक्स में, WAT और E। उसमें अपना पूरा लिखना है, वारफेयर, अटैक, टेररिज्म और स्पायनेज। ठीक है, इस तरह से दिखाना है इस क्वेश्चन को। अब एक एक करके देखा जाए। वारफेयर क्या होता है? वारफेयर क्या होता है कि कोई एक कंट्री, मान लीजिए चाइना है, ठीक है, या फिर उसका कोई प्रॉक्सी, जैसे मान लीजिए उसका प्रॉक्सी है पाकिस्तान, ठीक है, ये किसी दूसरे कंट्री पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? ताकि उसका क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सके। किस तरह से निकालेगा? थेफ्ट कर सकता है, स्पाइनेज करके उसको चोरी कर सकता है, या फिर उसको नष्ट कर सकता है, ताकि हम लोगों के पास कोई जो इन्फॉर्मेशन जो कि होना चाहिए, मान लीजिए न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, या फिर कुछ भी वेपन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्रिटिकल सिचुएशन में, वार सिचुएशन में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई वेंडलाइज कर दिया हम लोगों के पोजीशंस या इन्फॉर्मेशन को, स्पेस डेटा हो गया, कोई किसी भी चीज़ तरह से, वो सारा साइबर वारफेयर में ही आ जाता है। ये एक कंट्री दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में करता है फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डब्ल्यू हो गया। अब अटैक में भी आ जाइए। अटैक में भी वही होता है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो किस पे अटैक करता है? कोई भी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, या फिर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, या किसी नेटवर्क पे, इसमें अटैक करके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को ही टारगेट किया जाता है। ठीक है, चले आते हैं टेररिज्म पे। ये कन्वर्जेंस है टेररिज्म और साइबर स्पेस का। साइबर स्पेस, टेररिज्म किस तरह से साइबर को यूज़ करता है? सबसे पहले तो प्रोपागेंडा फैलाता है रेडिकलाइज करने के लिए लोगों को। ठीक है, फंड्स रेज करता है, और फिर माइंड वॉश करके उन सिंपथाइजर्स को भी रिक्रूट करता है, और फिर प्लानिंग भी होता है टेररिस्ट अटैक का। तो डब्ल्यू हो गया अपना, ए हो गया अपना, टी हो गया। अब स्पाइनेज देख लेते हैं। स्पाइनेज क्या होता है ना, कि एक कंट्री दूसरा कंट्री पे जो है स्पाई करता है, तो इसको स्पाइनेज कहते हैं, स्पाइंग। ठीक है, उसका स्पाई करके उसका सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट का भी निकाल सकता है। ठीक है, कोई प्राइवेट एंटिटी का भी निकाल सकता है, या फिर इंडिविजुअल का भी निकाल सकता है। अब देखिए, गवर्नमेंट का जैसे इंडिया में देखा जाए कि 2018 में जो है आधार से आधार से डेटा जो है लीक हो गया था, डेटा चोरी हो गया था। ठीक है, इसको कोट कर सकते हैं। प्राइवेट में अगर देखा जाए, वहीं 2017-18 में ही 17 मिलियन लोगों का जोमेटो से डेटा लीक हो गया था। ठीक है, तो ये सारा जो है साइबर सिक्योरिटी के अंदर में ही आता है। ये क्या करता है? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को सीक करता है। ठीक है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को सीक करने के बाद उसको गलत तरीके से यूज़ करता है। ठीक है, तो ये नेशन के सिक्योरिटी, नेशन के पीस, नेशन के सॉवरेनिटी, ये सब पे एक अटैक होता है। तो बहुत सारा मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स रहता है, जैसे ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाईवेयर से हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स में हम लोग 4 चीज़ देख लिए: वारफेयर, अटैक, टेररिज्म और स्पाइनेज। ये 4 चीज़ आप लोगों को याद रखना है, और इसी में कुछ से कुछ लिख देना है। ठीक है, ये बेसिक्स हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इम्पैक्ट हम लोग पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले ये देख लेते हैं, टूल्स देख लेते हैं कि किस किस तरह से हम लोग साइबर अटैक को जनरली किया जाता है। ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे अपने आते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सोशल इंजीनियरिंग पे। ठीक है, और सोशल इंजीनियरिंग क्या है कि जैसे फेसबुक पे अकाउंट कोई बना लिया, फेसबुक पे अकाउंट बना लिया, दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उससे मनी डिमांड किया। ठीक है,
ये एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये क्या करता है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है और उससे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि आप कहाँ पोस्टेड हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं, क्या करते हैं, इस तरह से स्पाइंग भी किया जा सकता है। तो एंटाइज द यूज़र टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, हैक कर लेना। जैसे बीच में अगर देखा जाए तो यूपीएससी का साइट ही हैक कर लिया था 2 दिन के लिए एक लड़का दिल्ली का, ठीक है। तो ये हो गया कि मिसयूज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मिसयूज कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम का फॉर सोशल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड रीज़न। कोई भी रीज़न से वो कर रहा है, किसी कोई मज़े के लिए भी कर रहा है, तो वो मिसयूज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कर रहा है फॉर सोशली एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड रीज़न। तो ये क्या 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 कर सकता है, एक तो ब्लॉक भी कर सकता है, गवर्नमेंट साइट को ही ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। कोई अनब्लॉक्ड साइट है, अनब्लॉक्ड साइट मतलब गवर्नमेंट मान लो कोई साइट को ब्लॉक करके रखा है, उसको अनब्लॉक कर देगा जाके, ठीक है, वेबसाइट को ही अनब्लॉक कर देगा, ठीक है। एक्सेस मिल जाएगा गवर्नमेंट के किसी वेबसाइट में, एक्सेस मिल जाएगा, फिर उसको किसी भी तरह से वो मिसयूज़ करेगा। तो मेन क्या है इसमें कि एक्सेस पा लेता है, ठीक है, उसके बाद ये मिसयूज़ स्टार्ट करता है। तो ये हो गया हैकिंग, ठीक है। अब होता है डीओएस और होता है डीडीओएस। एक होता है डीओएस डिनायल ऑफ द सर्विस, एक होता है डीडीओएस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये दो चीज़ है, दोनों का मेन कंसेप्ट ये है कि जो है पूरा कंप्यूटर को ही जो है बंद कर देना है ताकि कुछ काम ही नहीं कर पाए, शट डाउन करवा देना है, ठीक है। शट डाउन हो जाएगा सारा कंप्यूटर, इनएक्सेसिबल हो जाएगा, इंटेंडेड यूज़र जो यूज़र यूज़ करना है उसके लिए कोई काम का ही नहीं रहेगा, ठीक है। इट इज़ मेंट टू शट डाउन द मशीन और नेटवर्क, या तो नेटवर्क को ही अटैक कर देगा या तो फिर मशीन को ही अटैक कर देगा। और अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इनएक्सेसिबल हो जाएगा, जिसको यूज़ करना है उसके लिए इनएक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। फिशिंग अटैक देख लेते हैं। फिशिंग अटैक में जनरली क्या होता है ना कि मेल भेजा जाता है कि आप जो है एकदम ओरिजिनल टाइप का आपको लगेगा कि ओरिजिनल ही है, इस मेल पे आप जाइएगा, आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, हो सकता है बैंक का पासवर्ड शेयर कीजिएगा, वो जो है इसको रीड कर लेगा, जो अटैकर है उसको रीड कर लेगा और उसको बैंक में जा करके आपका पूरा अकाउंट खाली कर देगा। ये है आपका फिशिंग का जनरल चीज़। तो इसमें क्या होता है ना, डिसेप्टिव ईमेल्स या ऐसा कुछ आता है कोई भी वेबसाइट में, और आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे बैंक अकाउंट डिटेल हो गया या फिर आधार या कुछ भी इस तरह का पर्सनल आईडी जो है, ये सब आपका कलेक्ट करके उसको मिसयूज़ किया जा सकता है। मालवेयर्स जो है ये बहुत सारा होता है, जैसे वायरस है, स्पाईवेयर्स है, ट्रोजन्स है, ये सब अलग अलग तरह का मेलवेयर्स होता है। ये भी हम लोग बहुत सारा साइबर अटैक में यूज़ होता है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े साइबर अटैक्स में। सबसे पहला अगर देखा जाए तो फिशिंग, जिसमें कि हम लोग ईमेल का जिक्र किए थे कि ईमेल भेजा जाता है या फिर फेक वेबसाइट में हम लोग अपना क्रेडेंशियल डालते हैं। दूसरा हो गया मालवेयर्स, मालवेयर अटैक, ठीक है। तीसरा हो गया डीओएस डिनायल ऑफ सर्विसेज। चौथा हो गया हैकिंग। हैकिंग में क्या होता है, एक्सेस कर लेता है कोई भी साइट को, ठीक है, उसके बाद इसका मिसयूज़ करता है। और पांचवा हो गया क्या, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग भी हम लोग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा एक बेसिक्स में वेट, और इसमें पढ़ लिया टूल्स, ठीक है। ये दो चीज़ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या है, ठीक है। साइबर क्राइम मतलब कोई अगर साइबर स्पेस में अगर कुछ भी इधर उधर हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक इम्पैक्ट को देखेंगे, वो देखेंगे अपन फाइनेंशियल इम्पैक्ट। एक डेटा आया था, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल एक डेटा दिया था, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल जो है डेटा दिया था कि 2019 में 1.2 लाख करोड़, 2018 से लेके 2019 में 1.25 लाख करोड़ का लॉस हुआ था इंडिया को, ठीक है, ड्यू टू साइबर क्राइम्स। ये डेटा हम लोग को एग्ज़ाम में प्रोड्यूस करना है, ठीक है। 1.25 लाख करोड़ का लॉस हुआ था ड्यू टू साइबर क्राइम्स विद इन 1 ईयर। अगर ऐसे भी देखा जाए तो इंडिया जो है सेकेंड मोस्ट साइबर अटैक अफेक्टेड कंट्री रहा है 2016 से 2018 के बीच में, ठीक है। सेकेंड मोस्ट साइबर अफेक्टेड कंट्री रहा है।
ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया फाइनेंशियल लॉस। सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब तो मान लो फाइनेंशियल लॉस तो है, इसी का इम्पैक्ट है, लेकिन हो क्यों रहा है, ठीक है, मेन तो ये सब है। मेन है कि डेटा चोरी कर रहा है, ठीक है, मेन है डेटा। तो इम्पैक्ट ऑन द डेटा क्या है, डेटा के साथ क्या इम्पैक्ट है, एक तो डेटा का कॉन्फिडेंशियलिटी चला जा रहा है, कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल है, बायोमेट्रिक डिटेल है, ठीक है, ये बायोमेट्रिक डिटेल किसी के पास भी जा सकता है, ठीक है, तो ये हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी से आपको लगेगा कि अवेलेबिलिटी क्यों है, देखो अवेलेबिलिटी ये है कि जैसे मान लीजिए यूपीएससी का साइट ही हैक हो गया था, तो उसमें जो डेटा था वो अवेलेबल नहीं ना रहा इंटेंडेड यूज़र्स के लिए, तो ये अवेलेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। तो डेटा का अपन लोग देख लिए, एक हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी, एक हो गया इंटीग्रिटी, एक हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन देखिए, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। अब देखिए जैसे पोस्ट कोविड पीरियड में अपना इंटरनेट यूज़र भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आईसीटी का प्रयोग करने वाला जैसे फ़ोन पे हो गया या फिर इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ठीक है, कैब्स हो गया, ओला उबर, ये सब अगर देखा जाए तो ये आईसीटी के माध्यम से हम लोगों का काम बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन क्लासेस के कारण बहुत सारा सॉफ्टवेयर्स आ गया, गूगल मीट, वेबएक्स, ठीक है, ये सारा सॉफ्टवेयर, ये सारा तो इन्फॉर्मेशन आईसीटी का ही पार्ट है ना। तो ये आईसीटी का यूज़ जैसे ही हम लोगों का ज़्यादा बढ़ा, तो वैसे ही साइबर अटैक्स भी का भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गया। तो इंडिया को इस बारे में और अच्छे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है हम लोग और ज़्यादा वल्नरेबल हो चुके हैं साइबर अटैक्स के लिए, ठीक है। अब देखिए आईसीटी अभी किस किस चीज़ को मतलब ये कर रहा है, सबसे पहले देखा जाए तो बैंकिंग, पूरा बैंकिंग आईसीटी पे है, फाइनेंस, स्टॉक एक्सचेंज हो गया या फिर कुछ भी, ठीक है, फाइनेंस, पावर सेक्टर, ये हम लोग देखेंगे अच्छे से, पावर सेक्टर को किस तरह से शैडोनेट बोल करके ये था पूरा पावर सिस्टम। जैसे अभी देखा जाए 2020 में मुंबई का पावर ही गायब करवा दिया था एक दिन के लिए, तो वो उसमें भी चाइना का ही हाथ था, ठीक है, ये लोग सब देखेंगे हम लोग आस्ते आस्ते। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मुंबई का लोकल ट्रेन ही पूरा बंद हो रखा था एक दिन के लिए। टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। साइबर अटैक देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि पावर सिस्टम ऑफ द मुंबई ब्रॉट द एंटायर सिटी इनटू हॉल्ट, ठीक है। अब स्टक्स नेट्स का अगर देखा जाए तो स्टक्स नेट्स का आपको पता होगा कि ईरान में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो था उसको स्टक्सनेट एक वर्म अटैक किया गया था, जिसके कारण वो पूरा कंट्रोल करने लग गया था इसको, ठीक है, और वो बंद हो गया था, मतलब हॉल्ट पे ला दिया था। तो ये कितना ज़्यादा, और इसके बाद ये स्टक्सनेट इंडिया के भी बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे अटैक करने का कोशिश किया था, ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था जितना ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी में सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। तो स्टक्सनेट वाला आप लोग जान गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट हो गया, एक तो डेटा पे, एक तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया बैंकिंग, आ गया फाइनेंस, आ गया ट्रांसपोर्टेशन, आ गया पावर, आ गया ये सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और फाइनेंशियल तो है ही, और नेशन पे भी तो ये सारे पे इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हॉल्ट पे आ जा रहा है, ठीक है, इसके कारण भी नेशन का सिक्योरिटी, पीस, स्टेबिलिटी, सॉवरेनिटी, ये सब पे ही इफेक्ट डाल रहा है। तो ये सब हो गया आपका इफेक्ट। और अगर देखा जाए उस तरह से, अगर इफेक्ट को देखा जाए तो हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसको किसको इफेक्ट करता है, तो सबको इफेक्ट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट को भी इफेक्ट करेगा, ये प्राइवेट को भी इफेक्ट करेगा, और ये इंडिविजुअल को भी इफेक्ट करेगा। प्राइवेट मतलब बिजनेस को भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के पास भी बहुत सारा कम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है, कम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशंस रहता है। वो जो है अगर ये दूसरे कंपनी के पास, कंपनी 1 से कंपनी 2 के पास चला गया, तो ये एक तरह से कंपटीशन को ही ख़त्म कर देगा ना। तो बिज़नेस को भी ये अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर कस्टमर का प्राइवेट डेटा रहता है, जैसे अभी हमने बताया जोमेटो के केस में हुआ, ठीक है, प्राइवेट डेटा रहता है, फिर कम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन रहता है। गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारा डेटा रहता है, जैसे रिमोट सेंसिंग डेटा सारा है उसके पास, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स है उसके पास सारा, स्पेस डेटा है, न्यूक्लियर का डेटा है, फिर पब्लिक का डेटा है, ठीक है, फ्यूचर में उस पॉलिसीज़ क्या होने वाला है उस हिसाब से। तो ये सारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडिविजुअल्स का अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल्स के अगर मान लीजिए कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे अगर
साइबर अटैक होता है, नॉर्मल साइबर अटैक मतलब कुछ भी, ठीक है, साइबर अटैक होता है, इसको किस तरह से देखा जा सकता है, ठीक है, कोई वीडियो है उसके मोबाइल में, कोई फ़ोटोज़ है, पर्सनल फ़ोटोज़ है, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये सारा चीज़ हैक किया जा सकता है। तो ये सारे चीज़ों को अफेक्ट करता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि हर एक केस में हम लोग इसको कोट कर सकते हैं। इस तरह से 1 1 2 3 4 करके देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हर जगह पे इस तरह के एग्जांपल को कोट किया जा सकता है एज एंड व्हेन नेसेसरी। अब देखते हैं उस एग्जांपल्स को कि अभी तक क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो ये 9 10 है, ये 9 10 को आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे देख लेते हैं, इंडिया हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ साइबर अटैक्स मल्टीपल टाइम्स इन अ पास्ट, ठीक है, बहुत बार साइबर अटैक्स हुआ है। सबसे पहला अपने को याद रखना है घोस्ट नेट, ठीक है। घोस्ट नेट जो है जब टिबेटियन एग्जाइल पे था, टिबेटियन एग्जाइल के समय जब इंडिया में छुपा हुआ था, तो उस समय इंडियन एम्बेसीज पे टारगेट किया गया था 2009 में, ठीक है। घोस्ट नेट ये क्या है, स्पाइनेज, मैंने अब बताया था ना, WATE, ये स्पाइनेज है। स्पाइनेज मतलब स्पाई नेटवर्क है, ठीक है। ये चाइना का ही था ये, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो पहला हो गया आपका घोस्ट नेट, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो स्टक्सनेट का बताए थे मैंने, ठीक है। स्टक्सनेट जो है मतलब कि ईरानियन ईरानियन न्यूक्लियर पावर को होल्ड करने के बाद जो है ना, इंडिया में भी बहुत सारा टारगेटेड अटैक किया गया था स्टकनेट के द्वारा, ठीक है। ये बॉट था, बॉट वर्म, मालवेयर हो गया ये सब, ठीक है, हो गया। अब तीसरा अगर पॉइंट देखें, इसको याद रखना, सक फ्लाई, ठीक है। सक फ्लाई जो है, अब देखो प्राइवेट को किस तरह से अफेक्ट करता है, इसका यहाँ पे भी एक अच्छा सा एग्जांपल निकल के आता है कि प्राइवेट एंटिटी को किस तरह से एग्जांपल ये करता है। NSE जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये एक प्राइवेट कंपनी था जो कि गवर्नमेंट को टेक्निकल सपोर्ट देता था, ठीक है। इसी पे अटैक हुआ था, ठीक है, इस प्राइवेट कंपनी पे ही अटैक हो गया था। तो कौन सा था उसमें, सक फ्लाई था। अगर दूसरा देखा जाए तो डी ट्रैक जो है, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में 2019 में इस तरह का टारगेटेड अटैक हुआ था, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब हम लोग इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जब ईरानियन स्टक्सनेट की बात करेंगे, तो हम इस पॉइंट को भी कोट कर देंगे यहाँ पे कि डी ट्रैक जो है 2019 में कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट में हम लोगों का अटैक हुआ था। दूसरा, जब भी कोई न्यूक्लियर रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमेशा क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, उसमें अगर चैलेंजेस आता है, तो चैलेंजेस में भी इसको अपन कोट करेंगे कि डी ट्रैक नाम का एक जो साइबर है, तो क्या होगा ना, ये कि साइबर से ये लिंक हो जाएगा न्यूक्लियर वाला बहुत अलग तरह से, जो कि बहुत ही एक अच्छा आंसर को बूस्ट देगा। तो डी ट्रैक का नाम अपने को याद रखना है हमेशा, ठीक है। 2019 में ये अटैक हुआ था कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अब इसको ये वाला कुछ याद करना है, ठीक है। शैडो पैड, ये पहले ही बताया था मैंने, पावर के लिए, ठीक है। ये पावर सेक्टर को अटैक किया था इंडिया का, यह हाल फिलहाल में ही हुआ था। रेड इको नाम का एक हैकर्स का ग्रुप था चाइना का, ठीक है, शैडो पैड नाम का मालवेयर अटैक किया था, ठीक है। इसके बारे में तो सुना ही होगा, वानाक्राई आता था, कोई भी कंप्यूटर को ब्लॉक कर देता था, जैसे हैक हो जाता था कंप्यूटर, ठीक है, उसको जैसे डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया, ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस, अब उसको चलाने के लिए रैंसम देना पड़ता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका वानाक्राई। उसी तरह से पेटिया रैंसमवेयर हुआ था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है, जो सबसे बड़ा इंडिया का पोर्ट है, वो इफेक्ट हुआ था, ठीक है। तो दो हो गया रैंसमवेयर का, देख लिया हम लोग, वानाक्राई हुआ था और पेटा हुआ था, ठीक है। डेटा थेफ्ट का जोमेटो का बता ही दिया मैंने, ठीक है, आधार का भी बता दिया था मैंने। तो इतना ही है इसमें। तो क्या क्या हो गया, घोस्टनेट, टिबेट, इससे टिबेट को याद रखना है और इंडियन एम्बेसी को याद रखना है, ठीक है। दूसरा हो गया स्टक्सनेट के साथ ईरान को याद रखना है, इंडिया में भी ये अटैक किया था। तीसरा अपने को स्टक्सनेट के साथ डी ट्रैक को याद रखना है, कुंडाकुलम में ये टारगेट किया था। सक फ्लाई को याद रखना है, प्राइवेट को अटैक किया था NSE में, ठीक है। उसके बाद अपने को याद रखना है शैडो पैड पावर सेक्टर को अटैक किया था, ठीक है। वानाक्राई तो बहुत ही कॉमन हो गया है, वानाक्राई 2017 में आया था। पेटा को याद रखना, पेटा
पेटिया 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 है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को अफेक्ट किया था, मतलब पोर्ट को भी अफेक्ट, सारा इंफ्रा का ही चीज़ है ये, ठीक है। डाटा थेफ्ट हो गया, तो ये अपना हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। अब फिर से जाते हैं, तो अभी हम लोग अभी तक क्या क्या देख लिए हैं। सबसे पहले तो बेसिक्स देख लिए, बेसिक्स देख लिए, उसके बाद टूल्स देख लिए, तीसरा क्या देख लिए, इम्पैक्ट देख लिए, और चौथा क्या देख लिए, फ्यू रिसेंट एग्जाम्पल्स देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना, ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट में ही, ठीक है। ये जो है एक साइमनटेक जो है, साइमनटेक एक इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट का रिपोर्ट पब्लिश किया है। इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट का जो रिपोर्ट सबमिट किया है, उसमें लिखा है कि थर्ड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है साइबर अटैक्स के लिए इंडिया, ठीक है। ये सब पॉइंट को हम लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, कि इंडिया थर्ड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडियन इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट बाय साइमनटेक, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है, टूल्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिया है। इसमें आप लोगों को 8-9 पॉइंट याद रखना है, ठीक है, 8-9 पॉइंट। तो स्टेप्स देखा जाए तो बहुत सारा स्टेप्स लिया है, क्योंकि एक हाल फिलहाल में एक इंडेक्स आया था, ठीक है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2017 में आया था, जिसमें से कि इंडिया 23rd रैंक पे आया 165 कंट्रीज़ में, ठीक है। ये इंडेक्स को कौन लाया था, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या लाया है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो इसमें इंडिया 23 नंबर पे है इन मेकिंग पॉलिसीज़ और टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्रूव द साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो एडिक्वेट मेजर्स बहुत दिनों से लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो है 66 सेक्शन 66 ऑफ ITA, ठीक है। इसमें क्या है कि सारा जो इशूज़ है, डीलिंग विद द इशूज़ विद साइबर टेररिज्म, ठीक है, कवर्स डिनाइल ऑफ एक्सेस, अनऑथराइज एक्सेस, या फिर कोई सा भी हार्म हुआ किसी भी पर्सन को, किसी भी प्रॉपर्टी को, या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, या फिर सप्लाई चेन को, या फिर सेंसिटिव डेटा का थेफ्ट हुआ, सारा जो है इसमें इसी के अंडर में आता है, ठीक है। पनिशमेंट इसमें हो सकता है अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्राइम, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर डीलिंग विथ इशूज़ ऑफ साइबर टेररिज्म। इसी में प्रोविज़न सारा है कि किस तरह से डील करना है साइबर टेररिज्म को, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखा जाए, अब जो बात चल रहा है कि इसको और इसको, ये दोनों जो है बहुत आउटडेटेड हो गया है, इसको रिवैम्प करने का ज़रूरत है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आ चुका है, ठीक है। ये हम लोग वे फॉरवर्ड्स में पढ़ेंगे, तो अभी ऐसे ही बता दिया आपको। तो सेक्शन 66 ये क्या बताता है, प्रोविजंस फॉर डीलिंग विथ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसी में सारा पॉइंट्स अपने को लिख देना है कि DOS हो गया, या फिर अनऑथराइज एक्सेस हो गया, साइबर टेररिज्म, इशू ऑफ द साइबर टेररिज्म, या फिर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो भी है, ठीक है। अब साइबर पॉलिसी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, ठीक है, 2013 में आया था नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। इसमें जो है इसको कौन किया है, इसको ड्राफ्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको याद रखना है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। इसमें मेन वही है कि प्रोटेक्शन भी देना है, रेजिलियंस, प्रोटेक्शन एंड रेजिलियंस ऑफ द क्रिटिकल, इसको ये याद रखना है कि इसमें जो है इसके अंडर में ये इस्टेब्लिश हुआ था NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, ठीक है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसका गठन हुआ था,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन एंड द रेजिलियंस ऑफ नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ये जो है CERT ये नॉन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए है। 2014 में इसका हुआ था, ठीक है, 2014 में ये बना था, ठीक है। और ये नॉन क्रिटिकल के लिए तो है ही ये CERT इन, ये तो माइती के अंडर में आता है, ठीक है। तो इसका मेन वही है कि सारा कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट जो भी है, या फिर वल्नरेबिलिटीज़ एंड प्रोमोटिंग द IT सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द कंट्री, इसमें मेन यही है। तो 2 पॉइंट हो गया यहाँ पे, एक तो नेशनल 66 हो गया, दूसरा हो गया नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के अंडर में ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। इसका क्या काम है, प्रोटेक्शन एंड द रेजिलियंस ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। तीसरा क्या हो गया, CERT इन, ठीक है। ये जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो भी है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो है, या फिर वल्नरेबिलिटीज़ जो भी है, रिपोर्ट्स ऑन द वल्नरेबिलिटीज़ एंड प्रमोट इफेक्टिव सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस थ्रू आउट IT सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। ये 3 हो गया हम लोगों का एजेंसीज। अब अपने को देखते हैं, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं, ठीक है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में ही आता है ये, ठीक है। तो ये जो है, जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, यही इसको चेयर भी करता है, ठीक है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ये अभी फॉर्मुलेट भी इसी को कर रहा है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 को ये फॉर्मुलेट कर रहा है, ठीक है। इसका भी वही है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में आता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट एजेंसीज एट नेशनल लेवल पे, ठीक है। अब कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं, प्रोग्राम्स में ये देख लेते हैं अपन, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। सर, सुरक्षित भारत इनिशिएटिव ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा और मतलब अवेयरनेस क्रिएट करेगा और कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा सेफ्टी मेजर्स के लिए, ठीक है। अब कैसे ये मतलब किसको ट्रेनिंग देगा या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह से होगा, तो जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होगा, हर एक डिपार्टमेंट में एक रखना ही है। अभी जो नया स्ट्रेटेजी आ रहा है उसमें दिया ही हुआ है कि एक मैंडेट कर दिया है कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर रहेगा, ठीक है। और फ्रंटलाइन जो IT स्टाफ है उस सारे का कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको देख लेना है। फिर ये है साइबर स्वच्छता केंद्र। साइबर स्वच्छता केंद्र में है कि क्लीनिंग जो है, इंटरनेट यूज़र जो है अपना इंटरनेट यूज़र को अपना वायरस या फिर कोई भी मालवेयर वाइप आउट करेगा, यही सब है। और ये वाला अब इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ISEA, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडुकेशन एंड अवेयरनेस, तो वही अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा लोगों को, और फिर रिसर्च एडुकेशन एंड ट्रेनिंग देगा, वही IT जो फ्रंटलाइन IT में है उसको, ताकि IT सिक्योरिटी के लिए यही सब इसमें भांजना है कुछ से कुछ, बस ये सब नाम याद रखना है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तो कौन कौन सा याद रखना है ये हम बता देते हैं। इसको याद रखना है, मतलब भूलना ही नहीं है, इसको तो भूलना ही नहीं है। साइबर सिक्योरिटी CERT ये हो गया, क्रिटिकल वाला हो गया, नेशनल पॉलिसी 2013 का इसी के अंडर में ये आता है। और इसको बस इतना ही याद रखना है, इसमें 5-6-10 पॉइंट है, ये सब उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है। नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंटर, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। और इसमें कुछ कुछ याद रख सकते हैं हम लोग, जैसे डिफेंस के लिए याद रख सकते हैं। डिफेंस केस में हम लोग ये याद रखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में जो है ट्राई सर्विसेज के लिए, ट्राई सर्विसेज में भी जो है साइबर सिक्योरिटी में कोऑर्डिनेशन हो, साइबर सिक्योरिटी में कोऑर्डिनेशन हो, इसीलिए डिफेंस साइबर एजेंसी बनाया गया है, डिफेंस साइबर एजेंसी, ठीक है, डिफेंस साइबर एजेंसी इसको बनाया गया है, ठीक है। किसको रिवैम्प करके बनाया गया है, तो डिफेंस इंफॉर्मेशन एश्योरेंस एंड रिसर्च एजेंसी,
इसको रिवैम्प करके डिफेंस साइबर एजेंसी बनाया गया है। ठीक है, ये क्या करेगा, ट्राई सर्विसेज में कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, और अगर देखा जाए रोल, कुछ कुछ रोल देखा जाए तो देखा जाए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या करेगा, साइबर क्राइम मतलब जो साइबर डिप्लोमेसी है इस पर काम करेगा, कि कोलैबोरेट या फिर कोऑपरेट, यहीं पे पढ़ेंगे हम लोग ये चीज़ बुडापेस्ट कन्वेंशन में। ठीक है, कोलैबोरेट कोऑपरेट विथ फॉरेन कंट्रीज़ करेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है कि जो है ये मेनली लॉ इन्फोर्समेंट एफर्ट्स डालेगा। ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए ये एफर्ट्स डालेगा, कोऑर्डिनेशन सेंटर्स बनाएगा, कोऑर्डिनेशन सेंटर्स बनाएगा। ठीक है, तो ये एमईए और एमएचए का थोड़ा सा याद रखना है, डिफेंस वाले का तो याद रखना ही रखना है। डिफेंस साइबर एजेंसी बनाया है ट्राई सर्विसेज के लिए। तो क्या क्या पॉइंट हो गया, एक बार और ये कर लेते हैं अपन। एक तो ये हो गया ITA वाला 66F, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी याद रखना है इसको एकदम। तीसरा ये तो याद रखना ही है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए 2014 में हुआ था, याद रहे तो रहे, कोई बात नहीं, NTRO का बात। ठीक है, CRTN का याद रखना है। CRTN का क्या ज़रूरत है, IT सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए या फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के लिए। ठीक है, तीसरा ये याद रखना है, और फिर ये याद रखना नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, क्योंकि यही जो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी भी बना रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NSA के अंडर आता है ये डायरेक्ट। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव है। साइबर सुरक्षित इनिशिएटिव में क्या है, अवेयरनेस देगा और कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, ट्रेनिंग देगा। ठीक है, ये भी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया 2018 में, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है और इसको याद रखना है। इंफॉर्मेशन एशिया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडुकेशन एंड अवेयरनेस, तो दो इंपॉर्टेंट याद है, एडुकेशन अवेयरनेस, इन दोनों से ही मतलब समझ में आ रहा है, या तो एक तो ट्रेनिंग देगा और अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम लोग चैलेंजेस में आ जाते हैं, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजी। सबसे पहले चैलेंजेस ही देखते हैं। ठीक है, चैलेंजेस में देखा जाए सबसे पहला तो अगर देखा जाए तो एक बुडापेस्ट, एकमात्र ये है इंटरनेशनल कन्वेंशन है, एक बुडापेस्ट कन्वेंशन है, जिसमें जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू एक्सेस इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्राइम्स बाय, मतलब इसमें मेन ये है ना कि बुडापेस्ट में उतना नहीं करना है, बुडापेस्ट कन्वेंशन में ये है ना कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमोंग नेशंस होना चाहिए फॉर इन फाइटिंग विथ साइबर क्राइम्स, मतलब साइबर क्राइम्स में साइबर क्राइम्स से फाइट करने के लिए कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द नेशन होना चाहिए। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि इंडिया इसका पार्ट इसीलिए नहीं है ना क्योंकि इसमें जो है क्रॉस बाउंड्री एक्सेस ऑफ द डेटा मांगता है, मतलब एक्सेस जो है ना लंदन से ही बैठ के दिल्ली का डेटा का एक्सेस मांगेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ जो है नेशनल सॉवरेनिटी को जो है इन्फ्रिंज कर सकता है, इसीलिए मतलब इंडिया इसका पार्ट अभी तक नहीं है, क्रॉस बॉर्डर एक्सेस मांगता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इंडिया को जो है बहुत जल्द से जल्द इस कन्वेंशन का ये मतलब एसीड कर जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हो गया वो इंटरनेशनल कन्वेंशन वाला। दूसरा पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि हमें इसमें जो है अपना ऑल गवर्नमेंट अप्रोच है साइबर सिक्योरिटी में, पहले ही देख लिए थे, वहाँ पे CERT है या फिर वो क्या था NCIIPC। ठीक है, फिर कुछ भी है, CERTN है, उसके बाद ये वाला है आपका क्राइसिस मैनेजमेंट का, या फिर कोई सा भी देख लो, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है जो कि कोऑर्डिनेट करता है। सारा जो है गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें प्राइवेट का कहीं रोल ही नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग को ऑल गवर्नमेंट अप्रोच से मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। इसके के लिए क्या क्या PPP जो है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है फ्रेमवर्क पे हम लोग को आना पड़ेगा और लिवरेज करना पड़ेगा इसका, प्राइवेट सेक्टर का एक्सपर्टीज़ को लिवरेज करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या और इसको इन्हेंस करने के लिए और भी क्या कर सकते हैं कि इसको इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं, इंसेंटिव्स दिया जा सकता है जो अपना साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा अच्छा से काम करेगा प्राइवेट। तो इस मॉडल पे हम लोगों को चलना पड़ेगा, उन लोगों के एक्सपर्टीज़ को हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर और पॉइंट्स देखा जाए इसमें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ठीक है। अभी अपने पास बस 64,000 स्किल्ड प्रोफेशनल फॉर साइबर सिक्योरिटी है, लेकिन अपने को नास्कॉम का एक रिपोर्ट था, ये नास्कॉम का रिपोर्ट है कि 10 लाख स्किल प्रोफेशनल हम लोगों को इंडिया को चाहिए, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि 64,000 ये, क्योंकि एडिक्वेट स्पेशलाइज्ड कोर्स ही नहीं है, एडिक्वेट स्पेशलाइज्ड कोर्स ही नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है, तो इसी लेकर के पुअर ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेनर्स, इसलिए गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्किल प्रोफेशनल्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर 2013 का वो पॉलिसी अगर देखा जाए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें भी लिखा हुआ था कि इसमें हम लोग ट्रेनिंग भी देंगे, 5 लाख प्रोफेशनल को स्किल करेंगे साइबर सिक्योरिटी में 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर क्या करेंगे, 5 लाख प्रोफेशनल को हम लोग ये करेंगे, लेकिन हम लोग को चाहिए उससे भी ज़्यादा, तो इसीलिए बूस्ट भी हो रहा है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो बताए थे IT सेक्टर जो है 66 और नेशनल साइबर सिक्योरिटी, इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी साहब भी बोले थे अभी कि, और 2020 में जो 15 अगस्त का स्पीच हुआ था उसमें भी हम लोग मतलब कि प्रधानमंत्री जी ये बोले थे कि गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन द न्यू साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया है और नॉट वेल इक्विप्ड इनफ टू हैंडल द टेक्नोलॉजिकली एडवांस क्राइम्स। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं न्यू स्ट्रेटेजी पे। तो ये है नेशनल, ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है इसका, ये ड्राफ्ट है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले और कुछ थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या क्या हो गया इसमें चैलेंजेस में, एक चैलेंजेस तो हो गया आपका यहाँ पे कि कन्वेंशन, बुडापेस्ट कन्वेंशन को साइन कर लेना चाहिए ताकि इंटरनेशनल एफर्ट्स या इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ को भी यूज़ किया जा सके। और फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी इससे यहीं से बना के लिखना है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये सब में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर PPP मोड में चलना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, स्किल प्रोफेशनल होना चाहिए, इसको इस तरह से टैग कर देना कि स्किल इंडिया से इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए, स्किल इंडिया मिशन से इसको इंटीग्रेट करना चाहिए, इसको और स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए और स्ट्रेंथनिंग हो भी रहा है। ठीक है, और देखो इम्पॉर्टेंट ये है ना कि इंडिजिनाइजेशन ज़्यादा नहीं है, जो भी इंडिजिनाइजेशन, ये इंडिजिनस कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग का ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स। जो भी सॉफ्टवेयर्स हम लोगों को स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर्स मिलता है तो ये हम लोगों को फॉरेन कंट्रीज से मिलता है, तो जिसके कारण कि एक बहुत बड़ा लूप होल है वो। ठीक है, तो उन पे एक तो डिपेंडेंट होना रहता है। ठीक है, इंपोर्ट डिपेंडेंट होना रहता है, और उसके कारण हम लोगों का जो है फाइनेंशियल क्रक्स भी होता है, और दूसरा ये भी है कि एक लूप होल भी एक क्रिएट होता है, दूसरे के हाथ में हम लोग इतना इम्पोर्टेंट साइबर सिक्योरिटी के लिए बचने के लिए हम लोग दे रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी टूल्स जो सॉफ्टवेयर टूल्स जो है वो हम लोगों को खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक हो गया। और भी कुछ एग्जांपल अगर देखा जाए कुछ डील करने के लिए, जैसे ये है कि एक के बोलते हैं फॉल्स फ्लैग अटैक्स, फॉल्स फ्लैग अटैक्स, ये कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है इसको डेवलप किए, जैसे US डेवलप किया, ये विकीलीक्स से निकल के आया था। ठीक है, फॉल्स फ्लैग अटैक्स क्या है ना कि इंडिया, मान लीजिए कहीं पे कोई साइबर अटैक हुआ तो इंडिया इसको खोजने गया। ठीक है, साइबर अटैक किया है मान लो चाइना, लेकिन जब खोजने गया तो ये जो है ना, ये चाइना वाला कहीं और फ्लैग गाड़ के रखा है, तो ये भेज दिया कि नहीं नहीं हम नहीं किए थे, ये देखो ये तो ऑस्ट्रेलिया किया था। ठीक है, तो ये इसका काम है, इसको फ्लैगिंग कर दिया है। अब इंडिया जब ट्रेस आउट करने जाएगा तो देखेगा कि ये नहीं किया था, ये ऑस्ट्रेलिया वाला किया था, तो इसको बोलते हैं फॉल्स फ्लैग अटैक्स। ठीक है, तो ये जो है CIA भी डेवलप किया है, जो है आपका सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसका एक अम्ब्रेज प्रोजेक्ट है, अम्ब्रेज प्रोजेक्ट के अंडर इसको डेवलप किया गया है फॉल्स फ्लैग अटैक्स। ये और भी दूसरे डेवलप कंट्रीज़ इसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हो गया। अब ये वाला देख लेते हैं, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में क्या है।
तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में क्या है ना कि एक तो अवेयरनेस और दूसरा सिक्योरिटी, दोनों को अपने को इम्प्रूव करना है। अवेयरनेस भी इम्प्रूव करना है और साइबर सिक्योरिटी भी इम्प्रूव करना है। किस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म आया है कि ऑडिटिंग करना है, ठीक है। इम्पैनल्ड साइबर ऑडिटर्स रहेगा, ठीक है। ये जा के हर जगह पे गवर्नमेंट ऑफिस रहे या फिर प्राइवेट एंटिटी रहे, सब जगह ऑडिट करेगा कि आप लोगों का साइबर सिक्योरिटी के प्रति कितना, आप लोग इसके प्रति कितना खर्च कर रहे हैं या फिर जो भी है, ठीक है। जिस तरह से नॉर्मल ऑडिट्स होता है वैसे साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स भी होगा। इसका मेन पॉइंट्स क्या है कि सेपरेट बजट एक आएगा साइबर सिक्योरिटी के लिए, और एक्सरसाइजेस जैसे मॉक ड्रिल्स वगैरह होते ही रहेगा साइबर सिक्योरिटी का। मान लीजिए कोई अटैक हो गया तो उसका मैनेजमेंट के लिए एक्सरसाइजेस, और एक इंडेक्स प्रिपेयर होगा, ठीक है। इसी इंडेक्स के माध्यम से हम लोग इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज़ को, या फिर किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर इस तरह से एक इंडेक्स प्रिपेयर करना रहेगा। तो ये 3 पॉइंट इसमें मेनली याद रखिएगा, ठीक है। सेपरेट बजट, एक्सरसाइजेस और इंडेक्स प्रिपरेशन, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसका किस तरह से हम लोगों का, अगर वे फॉरवर्ड की तरफ हम लोग जाएं तो सबसे पहले वे फॉरवर्ड हम लोग इधर देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड इधर लगभग सारा हो गया है। ये सब डायग्राम है, ये सब डायग्राम जैसे बनाना ही है, ठीक है। ये है हम लोगों का मेन साइबर सिक्योरिटी का अप्रोच, ठीक है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी का ये सब फैसेट्स है, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ याद रखना, सिक्योर, सिनर्जी और स्ट्रेंथन, ठीक है। सिक्योर, स्ट्रेंथन एंड सिनर्जी, ठीक है। सिक्योर क्या करना है, नेशनल साइबर स्पेस को सिक्योर करना है। किस किस तरह से, बहुत सारा तरीका होता है नेशनल साइबर स्पेस को सिक्योर करना है। क्या क्या को सिक्योर करना है, ठीक है। सप्लाई चेन को सिक्योर करना है। कुछ एग्जांपल्स दिखा है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना है, सप्लाई चेन को सिक्योर करना है, सेक्टोरल प्रिपरेशन करना है, सेक्टोरल प्रिपेयर्डनेस अपने पास रखना है। दूसरा हम लोग आ जाते हैं सिनर्जाइज का क्या मतलब होता है कि कोऑपरेट और कोलैबोरेट करना है। कोलैबोरेट जैसे वो बुडापेस्ट वाले में बताए थे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया साइबर डिप्लोमेसी। साइबर इंश्योरेंस की कुछ गलत हो गया तो इंश्योरेंस है कि नहीं, साइबर इंश्योरेंस। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टीम होना चाहिए जो कि साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रॉपर उसके पास कैपेसिटी भी रहना चाहिए, ठीक है। सिनर्जाइज हो गया। स्ट्रेंथनिंग कैसे कैसे करना है, बजट एलोकेशन, अभी न्यू 2020 स्ट्रेटेजी, ड्राफ्ट स्ट्रेटेजी में मैंने बताया था कि बजट एलोकेशन होना चाहिए सेपरेट, ठीक है। ऑडिट ये भी बताया था, ठीक है। R&D, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल। तो स्ट्रेंथन क्या क्या करना है, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, पीपल को स्ट्रेंथन करना है। किस तरह से, अवेयरनेस दे करके स्ट्रेंथन किया जाएगा। स्ट्रक्चर को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाएगा, R&D से, कैपेसिटी से, स्किल से, ठीक है। प्रोसेसेस को किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाएगा, ऑडिट से। कैपेबिलिटीज़ को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाएगा, स्किल से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन करना है, पीपल, प्रोसेस, कैपेबिलिटीज़। तो ये हो गया अपना फैसेट्स। ये वाला डायग्राम बना देना है बस किसी भी तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, देखते हैं कुछ छूटा हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये वाला हम लोग पढ़ लिए थे। अब बस एक चीज़ वे फॉरवर्ड बचा हुआ है, ठीक है। तो मेन तो ये बता ही दिए थे कि पावर आउटेज ऑफ द मुंबई हो गया था, रिजल्ट ऑफ एन अटैक चाइनीज स्पॉन्सर, ठीक है। तो इंडिया नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, ठीक है। फॉल्स फ्लैग अटैक पढ़ लिए, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट अप्रोच मतलब PPP मोड में चलना है, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच लेकर के चलना है। क्यों मल्टी सेक्टोरल अप्रोच लेकर के चलना है, इसका कारण यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। कारण क्या है, ताकि अगर ऑल गवर्नमेंट अप्रोच रहता है तो क्या होता है ना, इनएफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होता है और फिर ओवरलैपिंग भी हो जाता है, ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाता है, ठीक है। और लैक ऑफ क्लियर इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब अकाउंटेबिलिटी में भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है और कोऑर्डिनेशन भी इफेक्टिव नहीं हो पाता। ये 3 मेन कारण है, ठीक है। इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया सारा। रोल ऑफ MHA, रोल ऑफ MEA, ट्राई सर्विसेज, ठीक है। नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए CERT, ठीक है।
अब हम लोग एक तरह से वे फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं। अब वे फॉरवर्ड में देखिए, वे फॉरवर्ड में ये सब होना चाहिए कि अभी जो हम लोगों का नया स्ट्रेटेजी जो आएगा उसमें क्या क्या होना चाहिए। देखो इसमें मेन है कि इंडिया के पास एबिलिटी होना चाहिए, एक तो डिफेंस का भी और दूसरा अटैक का भी। तो डिफेंस अगेंस्ट द अटैक और दूसरा ऑफेंस, मतलब कोई उसको वापस जा कर के उसको भी डैमेज करना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ का एबिलिटी होना चाहिए। यूएस इसमें बहुत इन्वेस्ट किया और बहुत आगे भी निकल चुका है साइबर वॉरफेयर ऑफेंस में, ठीक है। तो एक एक क्लियर डॉक्ट्रिन सेटअप होना चाहिए साइबर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। ये जो अप्रोच होगा ना, ये ऑफेंसिव होगा या उसका एक्सटेंड कितना होगा या स्कोप ऑफ काउंटर मेजर क्या होगा, उसका एक सेट डॉक्ट्रिन रहना चाहिए, एक सेट फार्मूला रहना चाहिए कि हाँ इतना होगा तो हम लोग ऑफेंस में जाएंगे, इतना होगा, क्या एक्सटेंट होगा, क्या स्कोप होगा। ये 3 पॉइंट अपने को याद रखना है कि ऑफेंसिवनेस क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा, स्कोप क्या होगा। ये क्लियरली आर्टिकुलेटेड होना चाहिए, एक डॉक्ट्रिन सेटअप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाओ, ये तो पढ़ ही लिए, पीपीपी मोड में जाना पड़ेगा मल्टी सेक्टोरल इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। ये वाला बता रहे थे, बता दिए हैं। इंडिजिनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिजिनाइजेशन क्या होगा ना, इसको इंडिजिनाइजेशन करने से एक तो सेफगार्डिंग भी होगा, दूसरा कि इसको मेक इन इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ठीक है। इम्प्रूव अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड सेफगार्ड द साइबर सिक्योरिटी एंड द डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो है साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को हम लोग को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है ना कि एक लोकलाइज नीड को भी सर्व करना चाहिए, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर जो है वो लोकलाइज नीड को भी सर्व करना चाहिए। ये दोनों पॉइंट को भी याद रखना है इसमें, ठीक है। ये जो है ग्लोबल बेंचमार्क एक जब बन रहा है तो एक ग्लोबल बेंचमार्क इसमें रहना चाहिए कि हाउ इंटरनेशनल लॉज अप्लाइड टू द साइबर स्पेस, मतलब सब चीज़ को ले करके ही अपने को चलना पड़ेगा कि ग्लोबली भी क्या क्या लॉज है, ठीक है। तो ये था अपना यहाँ का वे फॉरवर्ड। इधर का वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, यहीं पे था, यही सब वे फॉरवर्ड इधर ही है कि स्किल्ड अपॉर्चुनिटीज़ रहना चाहिए, जो छूट गया उधर था, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ये बता ही दिए थे कि मैंडेटरी हो गया है एक तो ऑडिटर रखना। ये भी बहुत ये होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सारे ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट होना चाहिए, इसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग तभी जा करके होगा, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होना चाहिए। जैसे सिक्योरिटी ऑफिसर होता है ना, एसओ होता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर भी होना चाहिए, आईएसओ, जो कि आईटी सेल को लीड करेगा, ठीक है। वो आईटी एक्सपर्ट ही होना चाहिए, ठीक है। फिर ये जैसे फिक्स्ड एक सेपरेट बजट, वही चीज़ दिया हुआ है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ फंड जो है, मतलब साइबर सिक्योरिटी के लिए ही हर ऑर्गेनाइजेशन में भी सर्टेन परसेंटेज ऑफ द फंड जो है इन्हेंसिंग साइबर सिक्योरिटी के लिए ईयर मार्क होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आर&डी में साइबर सिक्योरिटी, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब में होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड टैक्स इंटेंसिव टू द इंसेंटिव टू द कंपनी। इंसेंटिव्स की बात मैंने बार बार किया है कि इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करना चाहिए उन कंपनियों को जो कि अपना इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहा है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड भी हो गया है। तो दैट्स ऑल इन द साइबर सिक्योरिटी। ओके, थैंक यू।